नाजरीन आदाब, मैं हूं प्रवीण। नौजवान हिंदुस्तान के एक और ख़ास एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, नौजवान हिंदुस्तान ने आपके सामने युवाओं के लिए या यंगिस्तान जिसे हम कहते हैं उस हिंदुस्तान के लिए कई दरवाजे खोले हैं। या आपको बताया है कि कितनी उम्मीदें हमें होती हैं देश की सरकार से, लेकिन उसकी कई योजनाएं हैं और कई ऐसे काम हैं जो नौजवानों के लिए किए जा रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंचते हैं। एटीडीसी ने किस तरीके से एक बहुत बड़ा रोज़गार का मौका, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिस तक अभी तक देश का युवा नहीं पहुंच पाया है, उसके दरवाजे कई युवाओं के लिए खोले। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। ये दौर है एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप्स का। किस तरीके से जब कोई नौजवान यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करता है एटीडीसी में, तो उसके बाद उसके पास क्या चांसेस हैं, क्या सिर्फ उसे नौकरी करना है या फिर वो खुद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा सकता है या अपने स्टार्टअप्स को डाल सकता है। आज इसी मुद्दे पर नौजवान हिंदुस्तान में हम आपसे बात करने वाले हैं। नौजवान हिंदुस्तान के उस ख़ास एपिसोड को हम आगे बढ़ा रहे हैं जहां हम अपैरल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। एक ऐसी इंडस्ट्री जो $100 बिलियन की दिखाई पड़ती है, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं कर पाए हैं। वजह यह है कि इस मार्केट को अभी और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो यंगस्टर्स अपने लिए रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, अपने लिए स्किल्स की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इनकरेज करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। एटीडीसी इस काम को आगे बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रिटेल इंडस्ट्री में यहाँ से निकले बच्चे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या उम्मीदें उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। किस तरह से यहाँ ये लोग डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या फिर गारमेंट्स को बनाना, या इस इंडस्ट्री में जो सबसे अहम है सिलाई कढ़ाई, एक बहुत मोटा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इसके साथ फैशन जुड़ जाता है, फैशन डिज़ाइनिंग जुड़ जाता है, सर्टिफिकेशन जुड़ जाता है, तो फिर जिसको हम हमेशा कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, ये भी समझ में आता है। और यही वजह है कि अब यंगस्टर्स 12th के बाद ही इस तरह के कोर्सेज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज़ को लेकर बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इस वक्त एटीडीसी के तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में कितनी पॉसिबिलिटीज़ ये देख रहे हैं। शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। अपना नाम बताएं और बताएं कि किस तरह आप इस कोर्स से जुड़ी हैं और क्या क्या अभी तक सीखा है। माय नेम इज़ याशिका और यहाँ पे ATDC इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल रादर दैन थ्योरी। तो यहाँ पे हम लोग वी हैव एसेंशियल सब्जेक्ट्स लाइक पैटर्न मेकिंग, कॉस्टिंग, विच लीड अस टू इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होती है इंडस्ट्री में जाके, कैसे गारमेंट मैन्युफैक्चर होता है, कैसे उसकी कॉस्टिंग होती है, कैसे मतलब प्रोडक्शन कैसे होती है उसकी। सो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट वी आर बीइंग टॉट हियर इन ATDC। सो आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, इसका अंदाज़ा है? Of course there is like a lot. So we interned at various places also. हम लोगों ने intern किया था and we interned at export houses, buying houses as well. तो वहाँ पे देखा कि कैसे काम होता है and it is such a huge industry, such a vast industry. बहुत scope है, like प्रिंटिंग से लेके लाइक स्टिचिंग तक, एंड स्टिचिंग से लेके कॉस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस इंडस्ट्री। एक बड़ी सोच है। अभी जब मैं आपके डायरेक्टर साहब से, CEO साहब से बात कर रहा था,
तो उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि एक डिग्निटी ऑफ लेबर, या ऐसा लगता था कि क्या काम कर रहे हैं आप, ही तो सिलाई कढ़ाई का काम होता रहा है। वो सोच कितनी बदली है, वो इंडस्ट्री कितनी बदली है, ख़ासतौर पर आपके पेरेंट्स जब आपको भेजते हैं इस तरह के कोर्सेज करने के लिए, उनके जहन में क्या होता है? इंडियन मेंटालिटी उनके जहन में भी यही होता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लड़के भी हैं, इट डजंट मीन सिलाई कढ़ाई तक ही वो लिमिटेड है। इट इज़ मोर वास्ट देन सिलाई कढ़ाई, इट इज़ मोर टेक्निकल, और उसी चीज़ में बहुत इलेबोरेटली वो सिखाई जाती चीज़ें। फॉर इंस्टेंस आई टोल्ड यू कॉस्टिंग कैसे कपड़े का, वो कितने में कपड़ा बन रहा है, कितने कॉस्ट में कपड़ा बन रहा है और कितने प्राइस में बेचा जा रहा है उसे प्रॉफिट के साथ, वो सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पर हमें सीखने को नहीं मिलती हैं और अभी यहाँ आने के बाद आपको वो ज़्यादा सीखने को मिल रही हैं? अपना नाम भी बताएं और मुझे बताएं कि क्या क्या नई चीज़ें आपने सीखी जो आम तौर पर आप कहीं पर सिलाई का काम सीखते या अपैरल मैन्युफैक्चरिंग का काम सीखते तो वो नहीं सीख पाते, जो ATDC जैसे इंस्टीट्यूट आपको सिखाते हैं। मेरा नाम नैन्सी है और मैं BVOC FDR में परस्यू कर रही हूँ। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है और मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि मोस्टली बाहर जाके कढ़ाई वगैरह नहीं सिखाई जाती है। हम यहाँ पे आके कढ़ाई मोस्टली कटिंग, मेकिंग प्लस पैटर्न बनाना हमने सीखा है और उसको रिटेलिंग हमने करना हमें सीखा है। और हम ओरिएंट क्राफ्ट में गए थे एज अ इंटर्नी, हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। हम मर्चेंडाइज़र के अंडर थे, प्लस जैसे जहाँ पे सारा पैटर्न्स एंड ऑल स्टफ पैटर्न बनते हैं वो सारा हमने सीखा कहाँ बनते हैं, और जहाँ फिनिशिंग होती है, वॉशिंग होती है, एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, वहाँ हमने सारा सब कुछ सीखा। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने आपको जानकारी दी है। एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप का ज़माना चल रहा है, अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो क्या आप अपने खुद के व्यवसाय को डेवलप कर सकते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम अपैरल इंडस्ट्री की बात करें? तो मुझे बताएं आप क्या करने वाली हैं, ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने करियर को किस तरह से देखनी है आगे? हाय, माय नेम इज़ शबनम। तो इसके बाद मुझे अपना पहले तो 1-2 साल एक्सपीरियंस लेना है इंडस्ट्री में, देन अपना स्टार्टअप करना है। तो कहीं आप इंटर्नशिप वगैरह करेंगी पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? इंटर्नशिप हमने की हुई है, तो उसमें हमने यही सीखा था कि कैसे प्लानिंग होती है सारी चीज़ों की, और कैसे कोई गारमेंट तैयार होता है, रेडी होता है। अब सबसे अहम ये होता है कि आपने कोर्स को कर लिया है, कोर्स करने के बाद कैसे आप अपना स्टार्टअप डालते हैं, या रोज़गार के लिए आप या तो नौकरी करते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, या फिर अपने काम को शुरू करते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ इस वक्त देश के युवाओं में चल रहा है। स्टार्टअप का ज़माना है, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है। मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या क्या सीखा है, और जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाएंगे? सर, माय नेम इज़ पीयूष एंड आई एम परस्यूइंग सेकेंड ईयर इन BVOC FDR। तो सर, अभी तक मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अभी तक मैंने सब कुछ सीखा कि फैब्रिक आता कहाँ से, क्वालिटीज़ उसकी, और प्रोसेस में एक मर्चेंट का प्रोसेस क्या होता है, फैब्रिक कहाँ से आता है, एक डिज़ाइनर क्या क्या काम होता है उसका। तो सर, इसके बाद जो थर्ड ईयर में है वो हमारा बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है। उसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा हमें कि वहाँ काम कैसे होता है। जो स्किल्स हमने अभी तक सीखी है, जैसे पैटर्न, डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरीज, वो सब तो अब हमें अप्लाई कैसे करना है इंडस्ट्री में, तो ये सब हमें सिखाया गया अभी तक, और थर्ड ईयर में ये है। दो सोच होती है, एक सोच ये कि मैं जब अपना कोर्स कर लूँगा, डिग्री कर लूँगा, उसके बाद किसी के यहाँ नौकरी करूँगा या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाऊँगा। दूसरा ये होता है कि मैं खुद का काम शुरू करूँगा। आप क्या करना चाहें? मैं पहले एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, कुछ साल, 1 या 2, उसके बाद अगर मेरा मन बना तो मैं स्टार्टअप करूँगा अपना खुद का बिजनेस इन रिटेल। तो यहाँ स्टार्टअप कैसे बनाया जा सकता है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, वो सिखाया जाएगा, आपको सिखाया जा रहा है? हाँ सर, सिखाया जा रहा है, क्योंकि बेसिक नॉलेज से लेके पूरी एंड नॉलेज तक हमें सब प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, कि एक काम स्टार्ट कहाँ से होता है, बीच का प्रोसेस और एंड प्रोसेस हमें पूरा सिखाया जाता है। तो अगर हम बाद में अपना खुद का काम खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं।
तो ये एटीडीसी के स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को भी सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात अपैरल मैन्युफैक्चरिंग तक ये बात सीमित नहीं है, उसके बाद में किस तरीके से आप अपने इस स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने लिए आप रोज़गार की पॉसिबिलिटीज़ जुटा सकते हैं। यहाँ मेरे साथ एटीडीसी की प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, यहाँ बच्चों से अभी हमने बातचीत की है, ये अभी तो कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ सीख चुके हैं। मुझे ये बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ये किस तरह से आप इनको सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, वो ख़ास तौर पर तब जब आप क्लासरूम में इसको सिखाते हैं या एक लैब सेटअप में इसको सिखाते हैं। देखिए सर, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, हमारी इंडस्ट्री चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट करती है या फिर रिटेल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। तो अगर सबसे पहले कोर है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं या अपना काम भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसका प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें मैनेजमेंट स्किल्स, चीज़ें मैनेज करना, खाली मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं है, रिसोर्सेज पैदा करना, कपड़ा कहाँ से आना है, कहाँ से बनवाना है, मैन पावर कहाँ से अरेंज होनी है, वो चीज़ें भी इस पूरे कोर्स करिकुलम का पार्ट है। इसके बाद बात आती है कि डिज़ाइनिंग का, जहाँ इन बिटवीन डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन सेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद डिज़ाइन नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट आपको वो बेसिक डिज़ाइन सेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट की गई हैं इसमें। स्टार्टअप का ज़माना है, स्टार्टअप के लिए भी बहुत सी सलाहियतों की ज़रूरत है। स्टार्टअप को लेकर केंद्र सरकार जो है वो भी बहुत गंभीर है और कई योजनाएं चला रही हैं। बच्चों को उनके बारे में कितना सिखाया जाता है कि ये खुद का स्टार्टअप यहाँ पर लॉन्च कर पाएँ, और किस तरह से उसकी ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, जो ये हमारा कोर्स है, टुवर्ड्स फाइनल ईयर जब हम बच्चे आते हैं तो उनके सब्जेक्ट्स उस तरह से मोल्ड किए जाते हैं कि वो अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकें। इनके कोर्सेज़ में एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उस तरह के कोर्सेज़ डाले गए हैं जिनकी इनको बेसिक नॉलेज इसमें दी जाती है कि अगर कभी इनको अपना बिज़नेस शुरू करना है तो जो अपनी स्किल्स इन्होंने सीखी उनको यूटिलाइज़ करके इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ ये अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं बहुत आराम से। और पिछला एक्सपीरियंस यही रहा है कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स, जो मुश्किल से शायद 1 साल भी नहीं होता है, और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वो अपना सेटअप कर लेते हैं और आज की डेट में वो अच्छा कर रहे हैं। नौजवान हिंदुस्तान में आज बहुत ही खुशी का लम्हा है कि हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर डार्ली कोशी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ हैं एटीडीसी के, और अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर गुड़गांव एक बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, जहां पर हम रोज़गार की बहुत सी उम्मीदें देख रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको भी हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर डार्ली कोशी, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे इस ख़ास शो नौजवान हिंदुस्तान में। मुझे ये बताएं, हाल में आप वियतनाम भी गए, हम बांग्लादेश की इंडस्ट्री को भी देखते हैं। बांग्लादेश छोटा होने के बावजूद 25 बिलियन आई गेस का कारोबार कर रहा है। हम उसके मुकाबले आप बेहतर आंकड़े रख पाएंगे, लेकिन वो हमसे कई बेहतर कारोबार करता है। या वियतनाम आप हाल में गए, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने में अभी हमें कुछ और ज़रूरत है, और किस किस्म की ज़रूरत है? पहले आपका दर्शकों को बहुत आभारी हूँ इस प्रोग्राम को हमको आमंत्रित करने में। अपैरल इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद लोगों को दे सकता है, अभी भी दे रहा है। अबाउट 19.1 मिलियन लोगों को गारमेंट इंडस्ट्री में अभी भी काम मिल रही है, काम कर रहा है। और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विमेन का रोल। हमारा जो लेबर फोर्स में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो एक महत्वपूर्ण इशू है, बिकॉज उसमें जीडीपी का असर जब होता है, जीडीपी एक कंट्री का आगे जाना है तो विमेन वर्कफोर्स में ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो 11% के 11% के आसपास है विमेन का पार्टिसिपेशन। पहले थोड़ा 15% के आसपास था, अभी थोड़ा कम हो गया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट अपैरल इंडस्ट्री में विमेन का वर्कफोर्स का जो शामिल होता है, ज़्यादातर वो 70% तक जो स्टूडेंट्स एटीडीसी में पढ़ने को आता है वो विमेन
विमेन गर्ल्स है, विमेन है। सो इसलिए क्या होता है, गारमेंट इंडस्ट्री का जो दो तरीके का इम्पोर्टेंस आपको इसमें इसमें बहुत क्लियर होगा। एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन, एम्प्लॉयमेंट हर एक जगह पर, रूरल एरियाज पर लेके इंडिया का पूरा क्लस्टर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिना कोई भी ऐसा शहर नहीं है, गांव नहीं है जिधर उसका असर नहीं है। कोई एम्ब्रॉयडरी होगा, कोई एप्लिक वर्क होगा, कोई कारीगर होगा, चिकन वर्क होगा, आरी वर्क होगा, खांदा वर्क होगा, जो भी है, ब्लॉक प्रिंटिंग होगा जयपुर का, जो सांगनेर का वर्क होगा, बगरू होगा। सो हमारा इतना सारा कारीगरी और एम्ब्रॉयडरी और वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इंडिया में है, इसलिए विमेन को उसमें एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। सो इसलिए टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री कंट्री का डीएनए से जुड़ा हुआ है। इसलिए अपैरल इंडस्ट्री का भी जो पूरा ये डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री हम कहते हैं, टेक्सटाइल से डाउनस्ट्रीम होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 30 मिलियन लोग हैं, 30-35 मिलियन लोग हैं। अपैरल इंडस्ट्री में 20 मिलियन लोग हैं। सब मिलके 45 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक दूसरा चीज़ है, फार्म लेबर कम होते जा रहे हैं। फार्म लेबर को ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट क्या होगा इंडिया में, उसको सबसे प्यारा अपैरल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सो अपैरल इंडस्ट्री को फार्म माइग्रेशन से आप जोड़ के देखना चाहिए, बिकॉज फार्म लेबर माइग्रेशन ज़्यादातर अभी पहले 50% का इंडिया का लोग एग्रीकल्चर में है, तो अभी वो नीचे होके बहुत सारे फार्म लेबर अभी ऐसा आइडल बैठा है, नहीं तो उनको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत है। सो अपैरल इंडस्ट्री मैं समझता हूँ पॉलिसी मेकर्स के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऐसा जगह नहीं। आज भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैज रिटन न्यूज़पेपर अबाउट हाउ एक्सपोर्ट्स ऑफ अपैरल इज सो क्रिटिकल फॉर इंडिया, एंड दैट इज़ वाई यू सी, आपने वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया का बात हो रहा है। हमारे एक छोटा स्टेट से, वेस्ट बंगाल एक बड़ा स्टेट है, उससे भी छोटा है बांग्लादेश। उसमें आप देखते हैं तो अभी $37 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया, वेयर एज इंडिया इज स्ट्रगलिंग बिटवीन 15 बिलियन to 17 बिलियन। सो आप सोचो इतना बड़ा कंट्री, इसमें टेक्सटाइल का ट्रेडिशन इतना स्ट्रांग है, मजबूत है, फिर भी हम अपैरल इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम बात है समझना भी कि क्या वजह है हमारे किसी राज्य से छोटा देश बांग्लादेश आज अपैरल एक्सपोर्ट के मामले में भारत से 2 गुने से भी ज़्यादा आगे दिखाई पड़ रहा है, डबल से भी आगे दिखाई पड़ता है। उसकी वजह है कि उस इंडस्ट्री को वहाँ कुछ इस अंदाज में डेवलप किया गया है कि वहाँ लोगों के लिए वो प्राइमरी फोकस है। हमारे यहाँ भी सेकंड इंडस्ट्री, आई गेस अगर मैं ठीक हूँ तो कृषि के बाद, खेती के बाद दूसरी इंडस्ट्री अपैरल इंडस्ट्री आती है। Correct. हम कहाँ कमी है या कहाँ पर चूक जाते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को उस लेवल पर नहीं ले जाते? इसमें 2 कारण है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फ्रैगमेंटेड हो गया इंडिया में। पहले मिल्स बहुत ही मशहूर था, आपको याद है तो एक ज़माने पर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलता था, अहमदाबाद जैसा जगह को बहुत ही मशहूर था। करीब 100 से ऊपर मिल्स था उधर, अभी 11 मिल्स से भी कम है उधर। सो आप देख लीजिए पूरा जो मिल्स का जो इम्पोर्टेंस था इंडिया में वो ख़त्म हो गया। उसी जगह पर पावरलूम आ गया। पावरलूम का प्रोलिफरेशन और हैंडलूम का डिक्लाइन, ये दोनों साथ साथ चलते रहा। सो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना फ्रैगमेंट हो गया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जैसा संस्थान, जिधर हम पहला फाउंडिंग फैकल्टी मेंबर था और हेड ऑफ फैशन मैनेजमेंट था, 1986-87 में जब एस्टेब्लिश हो रहा था, फैशन वर्ड भी इंडिया में नहीं सुना था। से अभी भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टेक्सटाइल और अपैरल और क्लोथिंग और गारमेंट्स ऐसा टर्मिनोलॉजी से जोड़ के बात करता है तो एक करेक्ट नहीं है। नया जो पीढ़ियाँ है वो मिलेनियल हम कहते हैं, उसको ये फैशन वर्ड ही समझता है, डिज़ाइन वर्ड समझता है। सो हम बहुत बार ये कह चुका है, India's apparel industry is not textile apparel or clothing, garments, jute, cotton, silk, wool, ऐसा फ्रैगमेंट करके इसमें बात मत करो। ये फैशन इकोसिस्टम है। वो कॉटन फार्म से लेके उसमें जो भी हम कॉटन में मजबूत है, बहुत सारा स्टेट्स महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कॉटन इंडस्ट्री तो बहुत सारे जगह पर मजबूत है।
सो कॉटन्स इवन कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में कॉटन से लेके रिटेल तक का पूरा चेन इंडिया में है, कंप्लीट वैल्यू चेन। उससे हम फैशन इकोसिस्टम से जुड़ा गए तो अभी 100 दिन में 100 डेज में फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंज्यूमर ट्रैवल करने का ज़माना है, उससे भी कम। अभी आप देखो ज़ारा, मैंगो, फॉरएवर 21, वीरो मोदा, ये सब ब्रांड्स फास्ट फैशन का रास्ते में चलता है। हमारा यूथ भी आप देखते हैं तो 450 मिलियन यूथ है इंडिया में, वो सब मिलेनियल्स ज़्यादा है। और जो 1985 के बाद बॉर्न जो पीढ़ियाँ है वो बहुत आगे अभी पूरा कंट्रोल में है इंडिया का। वो 450 मिलियन यूथ को आप एक टेक्सटाइल का स्टोरी बताता है तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप देखो पहले बार्बर का हम लेता था, अभी ब्यूटी सैलून हो गया, उनको अच्छा समझ में आ गया। और VLC बहुत सारे संस्थान ऐसा है जो ब्यूटी में ट्रेनिंग देता है, वो भी बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपैरल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके बारे में तो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। ATDC की शुरुआत कैसे हुई थी इस इंस्टीट्यूट की और इसके क्या मकसद हैं, बताने के लिए ATDC के GM दीपक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, सबसे पहले नौजवान हिंदुस्तान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं मुझे कि कैसे ATDC की शुरुआत हुई और क्या शुरुआती मकसद इसके रहे। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने ATDC को चुना युवाओं को सचेत करने के लिए। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DD उर्दू का कि आप लोगों ने ATDC को चुना युवाओं को सचेत करने के लिए, उनके करियर के लिए। और ATDC बेसिकली 1996 में स्थापित किया गया अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा, जो कि एक संस्था है जिससे 8,500 एक्सपोर्टर जो हैं जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत ही रेगुलर रूप से जो है कुशल कारीगरों की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने ATDC की स्थापना की और ATDC उस टाइम पे निफ्ट जब कि अपने चरम पे था और उनको ज़रूरत थी एक ऐसे संस्था की जो कि उनकी रोज़मर्रा की इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो उन्होंने ये इंस्टीट्यूट को स्थापित किया। और इसमें हर प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं और लेटेस्ट पिछले 3 साल से जब से UGC ने बीवोक प्रोग्राम लागू किया है, उससे स्टूडेंट्स को जो डिग्री की एक समस्या थी वो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो गई है। और जो उनके जो सबसे फेमस प्रोग्राम हैं FDR और AME, जिनको हम फुल फॉर्म में फैशन डिज़ाइन रिटेल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ये दोनों ही प्रोग्राम 2 तरह के युवाओं को से संबंधित हैं। एक युवा जिसका डिज़ाइन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी अपना करियर इसमें बना सकता है, और दूसरा युवा जिसको मशीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो भी अपना करियर इसमें बना सकता है। तो बहुत ही उम्दा मौके हमारे आज के युवाओं के लिए अवेलेबल हैं हमारे इन कोर्सेज। तो आपके जो 2 अलग अलग कोर्सेज हैं या जिनके बारे में हम अपने एपिसोड्स में बात कर रहे हैं, उन पर एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फैशन डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, आप ये 2 चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ये बताएं कि किस तरीके से इन कोर्सेज़ को अलग अलग किया गया है और किस तरीके से आप इनको लैब सेटअप कहें या फिर क्लासरूम्स कहें, उनमें ये सिखा पाते हैं। देखिए, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 प्रोग्राम जो बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं, वो 2 युवाओं को, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन है 2 टाइप का होता है, एक जो डिज़ाइन वाले राह पे चलता है और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग वाली राह पे चलता है। तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल माइंड बेसिकली। सो जो जिसका टेक्निकल माइंड है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर सकता है, जैसे कि वो अपनी फैब्रिकेशन यूनिट्स लगा सकता है, वो अपनी एम्ब्रॉयडरी यूनिट सेटअप कर सकता है, जो कि आगे चल कर के जितने भी एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उसी को उनके पीस से संबंधित उनको प्रोडक्शन में सहायता कर सकती हैं। वहीं पे FDR जो है फैशन डिज़ाइन रिटेल, उसमें जो युवा बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं है, मशीन्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे, जो स्त्रियां हैं वो घर बैठे अपने बेसमेंट में बुटीक स्थापित कर सकती हैं और बड़े आराम से 2 से 3 करोड़ का बिजनेस घर बैठे वो 3-4 टेलर्स को रख करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप राह पे आगे बढ़ सकती हैं। किस तरह के डिप्लोमा ATDC की तरफ से दिए जाते हैं और वो कितना काम आ रहे हैं स्टूडेंट्स
हम ज़्यादा जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो फैशन गारमेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड है। हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि 1 साल का प्रोग्राम है और इससे बच्चे सीख के इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र और असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट हासिल करते हैं और उसके बाद दे हैव अ गुड ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। और इसके बाद मतलब हमारे अगर हम आज देखें, कई स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए थे 12वीं करके और उन्होंने यहाँ से हमारे साथ डिप्लोमा किया और आज वो इंडस्ट्री में मैनेजर्स हैं। बहुत खुशी होती है। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रॉड दे आर ब्रिंगिंग लॉरेल्स टू आवर इंस्टीट्यूट। एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से सिखा रहे हैं और उसके लिए क्या कोर्स? हमारे पास जो ये जैसे हमने बताया अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, वी हैव अ कोर्स कॉल्ड फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। सो जो स्टूडेंट्स ये करते हैं और अपना खोलना चाहते हैं, वी डू हैंड होल्डिंग बाय गिविंग देम सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑन EDP, and there are students who have established their own units in a period of time and they are doing well. जब भी कोई डिग्री डिप्लोमा करके यहाँ से निकलता है तो सबसे पहले, और मैंने जितने बच्चों से बात की उनकी पहली चिंता यही है कि काम क्या मिलेगा। तो बेसिकली प्लेसमेंट से क्या मतलब है? हम एक तरफ तो एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा रहे हैं, स्टार्टअप्स बनाना भी सिखा रहे हैं, दूसरा प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। तो ये कैसे दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप सीखने आ रहे हैं या नौकरी सीखने के लिए आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं ATDC की बात करूं और जब से ATDC स्टार्ट हुआ तब से ATDC की जो मेन स्ट्रेंथ रही थी वो हम जॉब्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। वी हैव ए लिंकेज विद ऑल 8000, वी आर एसोसिएटेड विद द AEPC एंड वी हैव ए रजिस्टर्ड 8000 एक्सपोर्टर्स आर रजिस्टर्ड विद अस। तो प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री लिंकेज हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, इसलिए प्लेसमेंट हमारा सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ ATDC की स्ट्रेंथ रही है तो वही यही रही है। मीनवाइल ये होता है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि इनिशियली दे वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री, देन दे स्टार्ट देयर फैक्ट्री एंड दे स्टार्ट देयर ओन थिंग्स आर देयर। तो 80% people go for the industry and the retail sector, other sectors, in the garment sector only, okay? And other 20% they choose the self-employment, especially those area where industry is not available. Like if you see some states are there, there is no industry. So and we are training, 82% we have trained the female candidates. So there is some issue, the females don't want to migrate that state where industry is there. तो वो लोग चाहते हैं कि अपना काम करें, कुछ टाइम के लिए जाते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियल लिंकेज हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज इस बड़ी इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारियां आपको मिल पाई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं उन युवाओं से भी जो अभी तक नावाकिफ़ थे इस इंडस्ट्री से और अब ज़रूर अपने करियर के लिए एक उम्मीद की किरण इस इंडस्ट्री में तलाशेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नौजवान हिंदुस्तान को देखा।